हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका गुप्ता स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी जो केवीएस के एग्ज़ाम होने हैं उसमें पेडागॉजी में जो एचएम के पेपर में टॉपिक्स थे वही हमारे सेक्शन में भी हैं, या पेडागॉजी का जो सिलेबस है वो सेम है। इसीलिए जिनका भी आगे जाकर के केवीएस के एग्ज़ाम है वो इन क्वेश्चन को देखकर ज़रूर जाएँ और देखें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, जैसे सिलेबस काफ़ी बड़ा हुआ है। तो अब पहला जो हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, और जो सेकेंड यूनिट है हमारा अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इन दोनों को मैं एक वीडियो में कराऊंगी और रेस्ट जो 3 टॉपिक हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अंत तक जरूर देखिएगा। आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है। कुछ तो एकदम जनरल है, जैसे सीटेट में होता था कि आप पॉजिटिव अप्रोच रख के आंसर दे सकते हैं, कुछ आपको याद करने वाले हैं। तो हम सबको समझेंगे। और नए हैं चैनल पे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि बालकों के सामाजिक विकास हेतु शिक्षक द्वारा अपनाई गई निम्न में से कौन सी एक नीति सहायक नहीं है। जो इंग्लिश वाले हैं वो मेरी बातों पे ध्यान देंगे, मैं इंग्लिश में भी वर्ड्स को ले लूँगी और वैसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहाँ बाइलिंगुअल पेपर आएगा तो ना सोचने की बात ही नहीं है। बच्चों में जो सोशल डेवलपमेंट होता है उसके लिए शिक्षक द्वारा अपनाई गई कौन सी नीति नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो नहीं का हो जाएगा निबंध प्रतियोगिता आयोजित करना। तो फिर क्या है, देखिए, सोशल अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो आप सामूहिक खेल कराएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी कि कल्चरल एक्टिविटीज़ करवाएंगे, वाद विवाद प्रतियोगिता, इससे सोशल मतलब बिहेवियर चेंज होगा ना उनका, मतलब सोशली कनेक्ट करेंगे बच्चे। लेकिन निबंध प्रतियोगिता से वो सोशली कनेक्ट नहीं होंगे, इसीलिए फोर्थ वाला आपका आंसर सही है। सेकेंड है कि मानव वृद्धि की संकल्पना में शामिल है। ठीक है, तो मानव वृद्धि का मतलब है कि ह्यूमन ग्रोथ। तो ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ में आपका इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला कि मानवों में किसी भी प्रकार की मात्रात्मक बढ़त, यानी कि क्वांटिटेटिव। ठीक है, जब आपने पढ़ा होगा ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे क्वांटिटी पे ध्यान दिया जाता है। तो इसका आपका थर्ड वाला हो जाएगा कि क्वांटिटी शामिल होती है इसमें। थर्ड वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आंसर है थर्ड वाला केवल डी, परिपक्वता पूर्णतः पोषाहार पर निर्भर करती। आप अगर सीटेट का पेपर आपने दिया है तो आपको पता होगा कि अगर ओनली वर्ड आ जाए या पूरी तरीके से या केवल वर्ड आ जाए तो हमेशा गलत हो जाता है। आप एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन अब परिपक्वता का मतलब है मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी में परिवर्तन प्राकृतिक रूप से होते हैं, ये बात सही है। परिवर्तन सहज होते हैं। ठीक है, समानता जो मैच्योरिटी में जो परिवर्तन होते हैं आनुवांशिक रूप से अनुक्रमित होते हैं। ठीक है, यानी कि जेनेटिक इफेक्ट भी होता है, नेचुरली भी होता है और सहज रूप से भी होता है। लेकिन आप क्या ये सिर्फ कह सकते हो कि पूर्णतः पोषाहार पर निर्भर होता है, तो गलत हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने पूछा था कौन सा नहीं है, तो थर्ड वाला ऑप्शन नहीं होगा। और इस टाइप के देखिए ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे आपको लगेगा कि ये है और सॉरी डी वाला है, और यहाँ पे थर्ड नंबर पे वो दे रखा है डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक बालक विकास का सिद्धांत नहीं है। तो बालक विकास का सिद्धांत नहीं है इनमें से देखते हैं कौन सा है। ये बाल विकास उसकी आनुवांशिक बनावट पर निर्भर है। तो बाल विकास क्या केवल आनुवांशिक बनावट पर निर्भर है, नहीं ना। H/E का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कि जो बालक का विकास होता है वो हेरिडिटी और एवोल्यूशन का मिक्सचर होता है। इसीलिए सिर्फ आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक या हेरिडिटी के सहारे विकास नहीं होता। यही आपका पहला वाला गलत हो गया। निम्न में से कौन सा एक कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला कि बाल विकास में भौतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, भावात्मक, ज्ञानात्मक विकास शामिल है। यानी कि फिजिकल, सोशल और इंडिविजुअल, इमोशनल और कॉग्निटिव सारे डेवलपमेंट शामिल होते हैं। सारे डेवलपमेंट के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, बस इन्होंने जनरल ईजी सा एक स्टेटमेंट दिया है और यही आपका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों में शारीरिक वृद्धि यानी कि फिजिकल ग्रोथ से हमारा क्या तात्पर्य। तो फिजिकल ग्रोथ में उसके शरीर की रचना और कार्य में समानुसार परिवर्तन होता है। देखिए, ये अदर ऑप्शन भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आईक्यू स्तर में वृद्धि गलत हो गया, उसके शारीरिक भार एवं ऊंचाई में वृद्धि ये भी गलत हो गया। देखिए, शरीर में तो चेंजेस होते ही होते हैं, उसके अनुसार समय अनुसार चेंजेस होते हैं ना, कि अभी वो बाल्यावस्था में है, फिर आपका किशोरावस्था जाता है, तो उसके अनुसार चेंजेस होते हैं। तो उनके शारीरिक भार में वृद्धि, तो ये सारे गलत हो गए, आपका फर्स्ट वाला सही है। भावात्मक रूप से, ये मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन काफ़ी, कि
एकदम ईजी सा क्वेश्चन है, आपको बस इतना समझना है कि भावात्मक रूप से कोई इमोशनली टूटा हुआ बच्चा है तो उसकी पहचान सबसे अच्छी तरह कौन कर सकता है। यह पहचान सबसे अच्छी तरह हो सकती है तो क्लास के टीचर द्वारा, क्योंकि टीचर एक फ्रेंड भी होता है जिन्हें जो जिससे बच्चा सीखता है, और अदर माध्यम भी होते हैं सीखने के। तो ये वाला अदर जो ऑप्शन दिख रहा था वो सारे गलत हो जाएंगे, मॉनिटर से, सहपाठियों से या सामूहिक परीक्षण से। थर्ड वाला आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्कूल के जो छात्र होते हैं निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य नहीं है, यानी कि डेवलपमेंट वर्क नहीं है। तो प्राथमिक स्कूल की बात की जा रही है। अब देखिए इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन होगा, क्यों? क्योंकि आप प्राथमिक स्कूल के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो इमोशनली स्थिर रहेगा, इमोशनली स्टेबल होगा? नहीं ना। यहाँ 20-25 साल के तो जो लोग होते हैं वो तो इमोशनली स्टेबल नहीं हो पाते हैं, और प्राथमिक स्कूल के बच्चे कैसे इमोशनली स्टेबल होंगे? तो यहाँ पे यही आपका हो जाएगा कि ये विकासात्मक कार्य नहीं होगा। लेकिन क्या होगा वो याद कर लीजिएगा, चलना सीखना, लिंग भेद को समझना और ठोस भोज्य पदार्थों को खाना। बिल्कुल प्राथमिक स्कूल के बच्चे यही सब करना सीखते हैं और इनके साथ ही वो डेवलप होते हैं, लेकिन इमोशनली रूप से स्थिर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्कूल के बालकों हेतु निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य चुनौती नहीं है, यानी कि कौन सा एक चैलेंज नहीं है। तो पहले आप चैलेंज समझिए। यहाँ पे CD है, CD का मतलब होता है व्यवहार विकार का मतलब, आपने डिसऑर्डर पढ़ा होगा, डिसऑर्डर एक पूरा टॉपिक है। तो डिसऑर्डर में पहला है कंडक्ट डिसऑर्डर। अब इसमें होता क्या है, कंडक्ट डिसऑर्डर में बच्चा बहुत एग्रेसिव हो जाता है या झूठ बोलने लगता है या पेरेंट को धोखा देने लगता है, छुपाने लगता है बातें, तो ये वो डिसऑर्डर होता है। स्वालीनता का मतलब होता है ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब बच्चे अपने में ही खोए रहते हैं, उनको लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं होता है, ग्रुप में खेलना, हिस्सेदारी करना, ये सब कुछ नहीं पसंद होता है, इसको बोलते हैं ऑटिज्म। ऑटिज्म पढ़ा होगा आपने। और थर्ड वाला तो इसका आंसर ही है। फोर्थ है अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इस डिसऑर्डर में बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता। कंसंट्रेट नहीं मतलब उसकी एकाग्रता जल्दी जल्दी भंग होने लगती है, काफ़ी देर तक, थोड़ी भी देर बैठ के वो ढंग से पढ़ नहीं पाएगा, तो किसी भी चीज़ पे वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। तो ये वाले तीनों आपके डिसऑर्डर होते हैं, और तीनों डिसऑर्डर बच्चों में, प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए एक चैलेंज है। लेकिन चौथा वाला जो, थर्ड वाला जो ऑप्शन है, एक अच्छे जीवन की अवधारणा, तो ये इनके लिए चैलेंज नहीं है, क्योंकि ये पहली बात तो इस एज के बच्चे इतना समझते नहीं है कि अच्छा जीवन क्या है, लेकिन ये सारे आपके चैलेंज होते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि अधिगम अक्षमताओं वाले कुछ प्राथमिक शाला के बच्चों के संबंध में एक अध्यापक क्या श्रेष्ठ निर्णय ले सकता है, मतलब कि एक अध्यापक का क्या डिसीजन बेस्ट है। तो इसका आंसर थर्ड वाला है कि अपने अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में, यानी कि अध्यापक टीचर ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है में पाए गए प्रशिक्षण के आधार पर, जो ट्रेनिंग उनको मिली है, समस्या का हल निकालने का प्रयास करना। ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, अगर अधिगम अक्षमता कोई डिसऑर्डर या लर्निंग डिसऑर्डर है तो उसमें जो भी समस्या है उसका हल निकालने का प्रयास करना, जो भी उन्होंने ट्रेनिंग में सीखा है। यहाँ पे बेस्ट आंसर यही था, थर्ड वाला। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ईजी सा है, CBSE का फेवरेट क्वेश्चन है कि बच्चे का समाजीकरण सबसे पहले शुरू होता है। तो बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है सबसे पहले परिवार से ही शुरू होता है, तो उसके अभिभावकों से। फोर्थ वाला आंसर सही हो गया। नेक्स्ट है कि एक अध्यापक घर तथा स्कूली निरंतरता को श्रेष्ठतम बढ़ावा दे सकता है, यानी कि एक टीचर जो है वो हाउस और स्कूल में जो कॉन्टिन्यूटी बनी रहे बच्चों के बीच में, तो उसको कैसे और वो बढ़ाएगा। तो इसका आंसर सेकंड है कि अधिकतम क्या करेगा, वो जो गार्जियंस हैं, स्कूली बच्चे हैं, उनके बीच में इंट्रैक्शन सुनिश्चित करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अदर ऑप्शन अगर देखेंगे तो वो सारे सही नहीं बैठ रहे थे, इसीलिए आपका सेकेंड वाला आंसर सही हो जाएगा। 13 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि क्लास 6 का एक दिव्यांग बालक है, फिजिकली हैंडीकैप है, वो को सबसे ज़्यादा मदद कौन दे सकता है। तो सबसे ज़्यादा मदद उसका, यहाँ पे टीचर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे है आंसर उसका सहपाठी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे क्या होते हैं कि बच्चे अपने ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। तो इसीलिए एक लाइन भी है, मैंने शायद बताया भी है सीटेट की तैयारी के टाइम पे, कि हमें एज ए टीचर बच्चों को संवेदनशील बनाना है। संवेदनशील किसके लिए, कि वो जो जाति भेद, जो भेदभाव होते हैं या फिर जो लिंग भेदभाव होते हैं, उनके प्रति हमें जो भी बोलना है वो भी सोच समझ के बोलना है कि बच्चों पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव बनाना बच्चों का बहुत ज़रूरी है, तभी वो आपस में रिलेट करेंगे और एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बालक में ज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कार्य नहीं है।
नहीं पूछा गया है। तो इसका आंसर देखिए, सूचना याद करना है, नई सूचना सीखना है, योजना बनाना यानी कि प्लानिंग करना और निर्णय लेना ये भी है, क्योंकि कॉग्निटिव आपके ज्ञान का विकास होगा इस पे। लेकिन वाद्य यंत्र कोई भी इंस्ट्रूमेंट को तेजी से बजाना ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं है। तो आपका आंसर 4th वाला हो गया इसका। एक कुसमायोजित बालक का अत्यधिक संभावित क्या कारण हो सकता है, यानी कि अगर कोई बच्चा एडजस्ट नहीं कर पा रहा है तो उसका संभावित कारण क्या हो सकता है। तो पहला आंसर है इसका कि उसका कमजोर भावात्मक विकास, यानी कि वो वीक इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है उसका, इसी वजह से उसके साथ ये दिक्कत हो रही है कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग द लर्नर के सारे क्वेश्चन 15 क्वेश्चन क्लियर खत्म होते हैं। आप समझिए अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग के 20 क्वेश्चन है, तो उसको भी देख करके जाइए क्योंकि वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट है।